नीलावंती भाग 8। बाबू ने मशाल जलाई। वो दोनों एक गुफा के मुंह पर जाकर खड़े हो गए कि आवाज कहां से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वो जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज ज्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा। बाबू का पहले का डर स्वभाव फिर से उभर आया और उसके पांव थर थर कांपने लगे। वो गुफा के अंदर चले गए, लेकिन जितना वो आगे जाते आवाज उतनी ही तेजी से आती हुई महसूस होती। तभी बहुत दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, बिल्कुल बाबू के हाथ के इशारे से। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वह रोशनी गुफा के अंदर बनी एक गुफा से आ रही थी। वो उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो वो दंग रह गए। एक जवान लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी, जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे, वह अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर जानवर का एक एक प्रतिनिधि उपस्थित था, जैसे उन सबकी सभा हो रही हो और वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वह लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहब समझ गए कि ये वही है जिसकी उनको तलाश थी, यानी बाजिंद। गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्गा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के पशु थे। जंगल में जिनका आपस में वैर होता, वो जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राय साहब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएं, कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नजर उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहब उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि ना बाबू ने ना ही राव साहब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था, पुष्ट भुजाएं थी, लंबे लंबे बाल कंधे तक झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या कहने। कोई इंसान क्या, जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार की सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इन जानवरों के बीच रहकर भी वह इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का सबसे अमीर इंसान भी नहीं होता। लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंची, यह उसे मालूम है, लेकिन उनके यहाँ आने का मकसद क्या है, यह वह जानना चाहता है। उसने कहा कि यदि वे नीलवंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहाँ से जिंदा वापस जाएं। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलवंती का रहस्य ही यह था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वह एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता न होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखे ने लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है और अपने खानदानी खजाने, बाबू से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी बताई। तब लड़के ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने यहाँ आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से बुलाते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ। यह नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी। खुद रुद्रगणिका नीलावंती ने मुझे ये भाषा सिखाई है। क्या नीलावंती स्त्री थी? यह हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझ आ जाती है। राव साहब ने कहा, लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए। बाजिंद ने कहा। राव साहब ने अपनी जेब में रखा एक कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलावंती अक्षर उल्टे लिखे गए थे। वह कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा और बाबू और राय साहब उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने कहानी शुरू की। बाकी की कहानी भाग 9 में।